बीए भाग द्वितीय की समस्त छात्राओं का स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र विश्व की प्रमुख व्यवस्थाएं के अंतर्गत हम अमेरिका का संविधान पढ़ रहे थे और अमेरिका के संविधान के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में हम इसकी न्यायिक व्यवस्था पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं की बात जब हम करते हैं तो इसमें हम बात करती है तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। इसमें दो प्रकार की विचारधारा मानी जाती है, मान्यता मत हैं। इस संबंध में जो पहला मत है वो है कि जिस शक्ति का प्रयोग संघीय न्यायपालिका करती है और तो उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है और न न्यायपालिका को इस प्रकार की किसी शक्ति को प्रदान करने का विचार संविधान निर्माण करने वालों ने दिया था। दूसरा मत है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वह संविधान में ही निहित है, चाहे संविधान में उसके विषय में स्पष्ट भले ही ना हो, लेकिन संविधान की दो धाराओं में न्यायपालिका की यह शक्ति निहित है, जिसका उपयोग करते हुए उसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन करना चाहिए। जैसे चौथी धारा के अंतर्गत ये प्रत्यक्ष व्यवस्था दी गई है, जिसमें प्रत्यक्ष व्यवस्था संविधान में नहीं मिलती है लेकिन अस्पष्ट। और तीसरी धारा में वे सब मामले जो आधारभूत कानून के अंतर्गत उत्पन्न होंगे तो न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र होंगे। तो इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकलता है कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए बनी रहे, किसी प्रकार से तथा किसी और से उसका उल्लंघन न हो, तो न्यायपालिका का कार्य है कि वह इस कार्य को संपन्न करे। तो जब कानून बनाने का कार्य जो व्यवस्थापिका के, तो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनते हैं वो संविधान के अनुकूल हैं या नहीं, और अगर प्रतिकूल है तो उसकी व्याख्या करना, और व्याख्या करना तो उसके बाद उसको अवैध घोषित करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। अब आता है न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, क्योंकि हम ये देखें तो ये भले इसका आधा संवैधानिक रहा हो या परंपरागत रहा हो, तो इसका प्रयोग जो है न्यायपालिका में अमेरिका की न्यायपालिका ने बहुत प्रभावशाली ढंग से किया है। तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो 1801 में मार्बरी बनाम मेडिसन के मामले में किया गया। ये एक मामला क्या था, न्यायमूर्ति मार्शल ने एक निर्णय लिया न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हुए। उन्होंने कहा, सबसे पहले न्यायमूर्ति मार्शल ने किया था, तो 3 मार्च 1801 को राष्ट्रपति एडम्स ने मार्बरी को कोलंबिया के प्रांत का न्यायाधिकारी या जस्टिस ऑफ पीस नियुक्त किया। पर राष्ट्रपति एडम्स की मार्बरी की नियुक्ति संबंधी वह आज्ञा मार्बरी को भेजी जाने से पहले ही राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया। नवीन राष्ट्रपति आए जेफरसन व उनके मंत्री जो मेडिसन ने नियुक्ति संबंधी उस आज्ञा को मार्बरी को भेजने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप मार्बरी ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध एक परमादेश जारी करने की प्रार्थना की। परमादेश यानी रिट लगाई। निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्यायमूर्ति मार्शल ने अपना मत दिया कि मार्बरी अपनी नियुक्ति संबंधी आज्ञा पाने का अधिकारी है, पर सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उस आज्ञा को मार्बरी को दिए जाने का परमादेश या रिट दे सके, क्योंकि 1789 के जिस न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है वह स्वयं संविधान की 3री धारा के विरुद्ध है। अब क्योंकि उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र उस न्याय क्षेत्र से अधिक कर दिया गया। इस प्रकार उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के उक्त अधिनियम को संविधान के विरुद्ध बताया और इसे अवैध घोषित कर दिया। तो इस प्रकार न्यायमूर्ति मार्शल ने निर्णय लिया कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और न्यायाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि उसका आदर करते हुए वह उसे लागू करे। जब कभी किसी न्यायालय से कांग्रेस द्वारा पारित किसी अधिनियम को ऐसी व्यवस्था को लागू करने की प्रार्थना की जाए तो व्यवस्था के प्रतिकूल हो, तो उसे चाहिए कि वह संविधान को उच्चतर माने और कांग्रेस के उन अधिनियमों को अवैध घोषित कर दे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं। तो जो 1801 का ये मार्बरी बनाम मेडिसन जो निर्णय लिया मामला था, उसके अंतर्गत जिस कानून के द्वारा मार्बरी अपनी नियुक्ति पत्र चाहता था वह अधिनियम ही संविधान के प्रतिकूल था, इसलिए उसे ये प्राप्त नहीं हुआ।
तो ये तो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की जाती है कि सबसे पहले जो आलोचक मानते हैं वो कहते हैं कि न्यायपालिका जो है वो कांग्रेस का तृतीय सदन बन गया, क्योंकि वह व्यवस्था उसका रूप ही एक तीसरे व्यवस्थापक के रूप में बन गया, क्योंकि उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र है कि अब कानून जो बनाया गया है वह उचित है या अनुचित है, वैध है या अवैध है, ये सारी जो डिसीजन है वो कौन लेगा? न्यायपालिका लेगी। इसी प्रकार दूसरी जो बात आती है वो कानूनी दृष्टि से न्यायाधीश जो लोग भले ही किसी कानून पर विचार कर सकें, उपयोगिता की दृष्टि से लोग निर्वाचित विधायकों से अच्छा विचार नहीं कर सकते। आलोचक ये मानते हैं कि यह प्रगतिशीलता में बाधक है, क्योंकि संविधान की रक्षा के नाम पर प्रगति में बाधा डाल सकती है न्यायालय। और जो आलोचक मानते हैं एक ये भी आलोचना करते हैं कि विधानमंडल में उत्तरदायित्व का ह्रास होता है या पतन का होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की अधिकता का विरोध किया जाने लगा है तथा अनेक बार यह मांग की गई जा चुकी है कि न्यायालय जो है न्यायिक अत्याचार से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर रोक लगाई जाए। एक और तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, दूसरी ओर न्यायपालिका की कशमकश के कारण स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता तथा अनेक अधिकारों को नियंत्रित करने की जन इच्छा के बीच किसी न किसी प्रकार की संधि होना अति आवश्यक प्रतीत होने लगता है। आलोचक ये भी मानते हैं कि निर्णय वैधानिक होते हुए भी आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा से रंगे हुए होते हैं, जिससे न्यायिक निर्णय में परिवर्तन होते रहता है। आलोचक ये मानते हैं कि निर्णय जो है त्रुटिपूर्ण होते हैं। त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं वो कितने हैं? 9 हैं। तो यहाँ पर किसी निर्णय के प्रति न्यायाधीशों में मतभेद होता है तो 4 के मुकाबले में 5 न्यायाधीशों का निर्णय मान लिया जाता है। तो इस प्रकार एक मत को ही ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है। तो ये तो हमने देखी इसकी आलोचना। अब हम देखते हैं इसके महत्व क्या है। महत्व यह है कि इसमें एक तो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है, क्योंकि न्याय व्यवस्थापिका किसी प्रकार के कानूनों को बनाकर संविधान को किसी प्रकार के का उल्लंघन भी कर सकती है। दूसरा महत्व ये माना जाता है कि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षा मिलती है, क्योंकि कई बार गृह युद्ध की स्थिति में उनके अधिकारों को वंचित कर दिया जाता है। तीसरी बात आती है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वह प्रगतिशील होती हैं, यानी उसमें संविधान की गतिशीलता को बनाए रखते हैं। तो ये तो हमने देखी इसकी न्यायिक पुनरावलोकन। अब हम देखते हैं दूसरी विशेषता है मुकदमों की सुनवाई में जूरी का अनिवार्य प्रयोग। केवल महाभियोग को छोड़कर अन्य सब मामलों में अभियोग की सुनवाई के लिए में जूरी का प्रयोग अनिवार्य है तथा जूरी द्वारा अभियोगों की सुनवाई उसी राज्य में होती है जिस राज्य में अपराध किया गया हो। इसी कारण किसी अभियुक्त पर किसी गंभीर अपराध के सिलसिले में मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक किसी महान जूरी द्वारा अभियुक्त के ऊपर मुकदमा चलाए जाने का निर्णय न कर दिया जाए। तो ये तो दूसरी विशेषता है। तीसरा है दंड दिए जाने से पहले न्यायिक प्रक्रिया के पालन की व्यवस्था। इसके अंतर्गत कानून की निश्चित प्रक्रिया के बिना कोई व्यक्ति जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए तभी लिया जा सकता है जबकि उसके मालिक को उसका प्रतिफल या उसका मुआवजा दे दिया जाए। चौथी विशेषता है न्याय व्यवस्था का अंतर्राज्य सामंजस्य। न्यायिक कार्य के संबंध में विविध राज्यों की सरकारों द्वारा किए गए कार्यों और उसके अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाही को सभी राज्यों में उचित मान्यता प्राप्त है। सामंजस्य इस व्यवस्था में है कि यदि कोई अपराधी एक राज्य में अपराध करके दूसरे राज्य में भाग जाता है तो उस राज्य का ये दायित्व बनता है कि जो दूसरे राज्य में वह भाग गया है तो उसके मूल राज्य को वापस कर दिया जाए, जिससे कि उसके प्रति जो उचित कानूनी कार्यवाही की जा सके। तो ये सभी राज्यों में सामंजस्य होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक राज्य में अपराध करके दूसरे राज्य में भाग गया है तो दूसरे राज्य का दायित्व है कि उस राज्य को वह उस अपराधी को लौटा दे। फिर विशेषता है कानूनी सहायता की व्यवस्था। उन लोगों को कानूनी सहायता दी जाने की व्यवस्था है जो उसका व्यय वहन नहीं कर सकते। सरकार की ओर से यह व्यवस्था केवल फौजदारी मामलों में है, दीवानी मामलों में नहीं। संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है।
फौजदारी और दीवानी मामलों में निर्धन लोगों की सहायता के लिए कानूनी सहायता समितियों द्वारा की जाती है, जिनका रूप सेवा समिति का है। इन समिति के माध्यम से सहायता कार्य करने वाले वकीलों को पारिश्रमिक उस कोष से मिलता है जिसे ये समितियां वकालत का पेशा वाले लोगों से तथा अन्य लोगों से प्राप्त दान से इकट्ठा करती है। तो इस प्रकार ये तो फौजदारी मामलों में तो इस समिति में से हो जाता है, और जो दीवानी मामले होते हैं उसमें भी होता तो है, लेकिन उसमें ये शर्त होती है कि यदि वह उसके पक्ष में अगर विचार हो जाता है, निर्णय हो जाता है, तो वह निर्णय होने के बाद वह उसमें उस वकील का जो पारिश्रमिक है वो उसमें से मिल सके। तो इस प्रकार वह दीवानी मामलों में तो उसे वापस देना पड़ता है, और अन्यथा फौजदारी मामलों में उसको उस कानूनी सहायता कोष से ही उसका लाभ उसकी पारिश्रमिक दिया जाता है। फिर है न्यायाधीशों की नियुक्ति में जन स्वीकृति की व्यवस्था। कुछ राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति जन निर्वाचन के द्वारा होती है तथा राज्यपालों द्वारा उनकी पुष्टि राज्य की विधानसभाओं द्वारा होती है। यानी राज्यपाल उसको नियुक्त करते हैं और वह विधानसभा जो है उसकी नियुक्ति करती है। कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनका संबंध न्याय कार्य से नहीं होता है। ये निर्णय धर्म, जाति आदि से प्रभावित होते हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय आलोचना का केंद्र भी बन जाता है। तो ये तो हमने देखे अमेरिका की न्यायपालिका। धन्यवाद।